क्या महानता बस पैदा होने से मिलती है या फिर ये जी तोड़ मेहनत और सब्र का नतीजा है? आज हम एक ऐसी किताब की धूल झाड़ रहे हैं जो दावा करती है कि दुनिया के सबसे जीनियस लोग भी असल में किसी आम कारीगर की तरह ही पसीना बहाते थे। आज हमारे पास सैमुअल स्माइल्स की 1931 में छपी एक दिलचस्प किताब है, लाइफ एंड लेबर। ये किताब मेहनत, संस्कृति और जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी आदतों के बारे में बात करती है। तो आज का हमारा मिशन है इस पुरानी किताब से आज के लिए कुछ जरूरी सबक निकालना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेहनत का असली मतलब क्या है, एक जेंटलमैन या सज्जन व्यक्ति किसे कहते हैं, और हाँ, काम के साथ आराम का सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो किताब की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही सीधे साधे विचार से होती है कि काम करना इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। ये सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान की जरूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अच्छा। और लेखक तो काम को सबसे बड़ा टीचर मानते हैं, क्योंकि यही हमें असल दुनिया और दूसरे लोगों से जोड़ता है। बिल्कुल, और इसी के साथ लेखक आलस्य या आइडलनेस को बहुत बड़ा खतरा बताते हैं। वो जेरमी टेलर को कोट करते हैं, आलस्य एक जिंदा जागते इंसान को दफना देने जैसा है। और वो पुरानी कहावत तो है ही, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक तुर्की कहावत तो इससे भी एक कदम आ गया है। अच्छा। शैतान आलसी आदमी को फुसलाता है, लेकिन आलसी आदमी शैतान को फुसलाता है। क्या बात है। आलस आपको इतना बेकार बना सकता है कि शैतान भी आपसे कुछ सीख ले। वही तो लेखक ने मैडॉक्स ब्राउन के एक सोनेट का भी जिक्र किया है, जिसमें काम को अंदर के राक्षसों को भगाने वाला बताया गया है। ये सुनने में थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन आज की मेंटल वेलनेस की दुनिया में भी तो यही बात कही जाती है। हाँ, सही बात है। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो फालतू के विचार और चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। काम एक तरह से थेरेपी बन जाता है। अच्छा, तो काम जरूरी है, ये तो ठीक है, लेकिन किताब का सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि जिसे हम जीनियस या प्रतिभा कहते हैं, वो बिना लगातार मेहनत के कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा है कि बेकन, न्यूटन, वॉट, जितने भी बड़े नाम हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी मजदूर की तरह ही काम किया। ये जो विचार है, ये आज की हसल कल्चर को बढ़ावा देता हुआ लग सकता है ना? हाँ, लगता तो है कि बस मेहनत करते रहो। लेकिन मुझे लगता है किताब सिर्फ घंटों की गिनती की बात नहीं कर रही है। फ्रांसीसी प्रकृतिवादी बफन का एक जिक्र है, जो कहते थे कि महान लोगों की असली ताकत उनका जबरदस्त सब्र ही था। वो किसी चीज से थकते नहीं थे। हाँ, और हर पल का हिसाब रखते थे। ये मेहनत की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की बात है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति या विल पावर वाला आइडिया है। विक्टर ह्यूगो कहते हैं, जिद्दी लोग ही महान बनते हैं। किताब में दृढ़ता को आदत में बदली हुई ऊर्जा कहा गया है। यानी आप किसी काम को इतनी बार करते हैं कि वो आपकी आदत बन जाती है और फिर उसे करने में जोर नहीं लगाना पड़ता। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। अच्छा। लेखक जॉन रस्किन का उदाहरण देते हैं कि ग्रीक कहानियों में हीरो हरक्यूलिस को हमेशा शेर की खाल पहने दिखाया जाता था। हाँ। ये इस बात का प्रतीक था कि जब हम अपनी सबसे बड़ी मुश्किल पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो मुश्किल ही हमारी पहचान बन जाती है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो किताब इतनी मेहनत और जिद की बात करती, लेकिन फिर अचानक से एक मोड़ लेती है और आराम के सुसमाचार की बात करने लगती है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लेखक चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग काम में इतने डूब जाते हैं कि जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उसका क्या करें। और ये आज के दौर की बहुत बड़ी सच्चाई है ना? हम वीकेंड पर भी ऑफिस के ईमेल चेक करते रहते हैं। लेखक का समाधान है अपने काम में विविधता लाना, या यूं कहें कि एक्टिव रेस्ट करना। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने के महान लोग खाली लेटकर आराम नहीं करते थे, वो कुछ और करने लगते थे। हाँ, उदाहरण कमाल के हैं, जैसे माइकल एंजिलो, जो दुनिया के सबसे महान मूर्तिकार और पेंटर थे, जब पेंटिंग से थक जाते थे तो वो सोनेट लिखने लगते थे, कविता। हाँ। और कवि दांते जब लिखने से थकते थे तो वो पेंटिंग करने लगते थे। ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल करने जैसा है। एक हिस्से को आराम दो तो दूसरे से काम लो। वैज्ञानिकों का उदाहरण लीजिए, सर हम्फ्री डेवी, जिन्होंने कई रासायनिक तत्व खोजे, वो फ्लाई फिशिंग के दीवाने थे। अरे वाह। और ये दिलचस्प है क्योंकि विज्ञान और फ्लाई फिशिंग दोनों में धैर्य, अवलोकन और बारीकी पर ध्यान देने की जरूरत होती है।
तो एक तरह से वो अपने दिमाग की उसी मसल को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल अलग शांत माहौल में। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन वो आराम करने के लिए कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने चले जाते थे। एक प्रधानमंत्री का पेड़ काटना आज कोई सोच भी नहीं सकता। सही बात है। और संगीतकार रोसिनी, वो तो खाना पकाने के उस्ताद थे। उन्होंने तो उन्होंने तो सलाद की एक नई रेसिपी भी बना डाली थी। वही तो। देखिए, इनमें से कोई भी पैसिव रेस्ट नहीं कर रहा था, जैसे सिर्फ लेटे रहना। ग्लैडस्टोन पेड़ काट रहे थे, रोसिनी खाना बना रहे थे। ये एक्टिव रेस्ट का बेहतरीन उदाहरण है। आज जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, तो शायद असली समाधान फोन बंद करना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिसमें हमारे हाथ और दिमाग किसी अलग तरह से व्यस्त हों। शारीरिक मेहनत। हाँ, शारीरिक मेहनत मानसिक काम करने वालों के लिए सबसे अच्छा आराम है। इसी से जुड़ा डॉक्टर एडम का किस्सा तो सबसे शानदार है जी। वो एडिनबर्ग के हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, एक बहुत बड़े विद्वान। लेकिन अपने खाली समय में वो एक छुरी कैंची तेज करने वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाते थे और औजारों को धार देते थे। क्या बात है। एक बार उनके कुछ छात्र एक मुश्किल ग्रीक लाइन का मतलब पूछने आए। दुकानदार को तो कुछ पता नहीं था। उसने मजाक में कहा, अरे वो पहिया चला रहा मेरा मजदूर बता देगा। और डॉक्टर एडम ने पहिया घुमाते घुमाते उस लाइन की ऐसी जबरदस्त व्याख्या की कि वो छात्र देखते रह गए। अरे वाह, ये कहानी सिर्फ शौक के बारे में नहीं है, ये विनम्रता के बारे में भी है। बिल्कुल। एक इतना बड़ा विद्वान जिसे कोई घमंड नहीं था एक मजदूर का काम करने में, और यहीं से किताब जेंटलमैन या सज्जन व्यक्ति के असली मतलब पर आती है। मुझे इस किताब का जेंटलमैन वाला हिस्सा बहुत पसंद आया। आज के जमाने में ये शब्द थोड़ा पुराना और अमीरों से जुड़ा हुआ लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन लेखक की परिभाषा पैसे या पद से बिल्कुल अलग है। सर वॉल्टर स्कॉट का एक किस्सा है। जब वो आयरलैंड गए तो एक गाइड को उन्होंने आधा क्राउन दिया। गाइड ने खुश होकर कहा, ये कोई कवि नहीं, ये तो एक सम्मानित सज्जन है। मतलब उस गाइड के लिए सज्जनता का मतलब था ज्यादा पैसे देना। हाँ, लेकिन किताब इससे कहीं गहरी बात करती है। लेखक थैकरे को कोट करते हैं, एक सज्जन व्यक्ति ईमानदार, विनम्र, उदार, बहादुर और समझदार होता है। और फिर सेंट पॉल की परिभाषा का भी जिक्र है, प्रेम सब्र रखता है और कृपालु है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक के अनुसार सज्जनता किसी खास वर्ग की जागीर नहीं है। ये एक किसान की झोपड़ी में भी मिल सकती है और एक महल में भी। किताब में सज्जनता के कुछ गुण बताए गए हैं, जैसे सच्चाई। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का मानना था कि एक अंग्रेज अफसर की पहली पहचान उसकी सच्चाई होती है। दूसरा गुण है अपनी ताकत का इस्तेमाल नरमी से करना। और तीसरा साहस। और साहस का मतलब सिर्फ जंग के मैदान में बहादुरी दिखाना नहीं है। प्रोफेसर एडवर्ड हेनरी पामर का उदाहरण देखिए। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अरबी के विद्वान थे, किताबों की दुनिया में रहने वाले इंसान। लेकिन 1882 में जब मिस्र में हालात बिगड़े तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक खतरनाक मिशन पर भेजा। एक प्रोफेसर को? हाँ, उन्हें सिनाई रेगिस्तान में जाकर वहां के बिदुइन कबीलों, मतलब रेगिस्तान में रहने वाले लड़ाकू कबीलों को ब्रिटिश सरकार के पक्ष में करना था। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल। और उन्होंने वो काम बड़ी बहादुरी से किया, लेकिन दुर्भाग्य से दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया और मार दिया। उनकी मौत ने साबित कर दिया कि एक विद्वान भी जरूरत पड़ने पर एक हीरो बन सकता है। सज्जनता सिर्फ तौर तरीकों में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में सही कदम उठाने में दिखती है। तो एक तरफ किताब आराम और सज्जनता की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण देती है जिनकी मेहनत की कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे ये लोग आराम करना जानते ही नहीं थे। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन शायद ये दिखाता है कि जब आप किसी काम से बेइंतहा प्यार करते हैं तो वो काम ही आपका आराम बन जाता है। कलाकारों में माइकल एंजेलो को काम की भूख थी, वो रात में उठकर भी काम करने लगते थे। लेखकों में एरियोस्टो ने एक तूफान का सीन लिखने के लिए एक ही लाइन को 16 बार अलग अलग तरीकों से लिखा। 16 बार? हाँ, जब तक कि वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गए। और एडवर्ड गिबन, जिन्होंने रोम के पतन पर वो महान किताब लिखी, उन्होंने अपनी आत्मकथा 7 बार लिखी और फिर भी उसे अधूरा ही छोड़ दिया। ये तो कमाल का परफेक्शनिज्म है। बिल्कुल। और काम की मात्रा तो और भी हैरान करने वाली है। स्पेनिश नाटककार लोप दी वेगा ने 2000 से ज्यादा नाटक लिखे। 2000? आज कोई 10 भी लिख ले तो बड़ी बात है। सही बात है, लेकिन सबसे अविश्वसनीय कहानी शायद फ्रांसीसी विद्वान एम लितरे की है। उन्होंने 62 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा की सबसे बड़ी डिक्शनरी लिखने का काम शुरू किया। 62 साल की उम्र में?
इस उम्र में तो लोग रिटायर होने की सोचते हैं। और वो इसके लिए हर रोज शाम 7 बजे से सुबह 3 बजे तक काम करते थे, क्या? लगातार 14 साल तक। ये जुनून की हद है। लेकिन इन सब में सर वॉल्टर स्कॉट की कहानी सबसे नाटकीय है। जब वो दिवालिया हो गए तो अपने लेनदारों का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने नेपोलियन की जिंदगी जैसी भारी भरकम किताब सिर्फ 1 साल में लिख डाली। लेकिन उनकी सबसे मशहूर किताब ब्राइड ऑफ लैमोमूर की कहानी तो और भी अजीब है। वो तो हैरान करने वाली बात है। उन्हें उस वक्त पेट में भयानक दर्द था, इतना कि वो दर्द कम करने के लिए अफीम लेते थे। ओह, था कि ये उन्होंने ही लिखी है। क्या उन्हें कहानी का एक भी हिस्सा याद नहीं था? एक भी नहीं। ये अविश्वसनीय है। मतलब? ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर दर्द से तड़प रहा था, दिमाग अफीम के नशे में था, और फिर भी अंदर कहीं एक कहानीकार अपना काम कर रहा था। ये दिखाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति शारीरिक सीमाओं से कितना परे जा सकती है। हाँ, ये जुनून की हद है, शायद थोड़ा पागलपन भी। इन सब कहानियों के बाद किताब का आखिरी हिस्सा चाइल्ड प्रोडिजी यानी बाल प्रतिभाओं पर है, और यहाँ लेखक एक चेतावनी देते हैं। हाँ, वो ल्यूबेक के एक बच्चे हाइनेकन का दुखद उदाहरण देते हैं। वो बच्चा 4 साल की उम्र में धर्म और चर्च का इतिहास पढ़ता था, लैटिन और फ्रेंच बोलता था। 4 साल की उम्र में? हाँ। उसका दिमागी विकास इतना तेज था कि उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। वो 5 साल की उम्र में ही बीमार होकर मर गया। हो, ये तो बहुत दुखद है। ये एक तरह से माता पिता के लिए चेतावनी है कि बच्चों के दिमाग पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, उन्हें अपनी रफ्तार से बढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लेखक कहते हैं कि संगीत के मामले में बात अलग है। वहां प्रतिभा ज्यादातर अंदर से आती है, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता। जैसे संगीतकार हैंडल? हाँ, जिनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे और उन्हें कोई भी बाजा छूने से मना कर दिया था। लेकिन हैंडल ने अटारी में एक क्लेविकॉर्ड, जो एक तरह का पुराना पियानो होता है, छिपा रखा था और रात में छिप छिप कर बजाते थे। और 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सोनाटा बना लिया था। और फिर आते हैं मोजार्ट, जो शायद इतिहास के सबसे बड़े चाइल्ड प्रोडिजी थे। हाँ, 4 साल की उम्र में धुनें बनाना, 6 साल की उम्र में पूरा कॉन्सर्ट लिखना और 12 साल में अपना पहला ओपेरा तैयार कर देना। ये सब सोचना भी मुश्किल है। लेकिन किताब ये भी बताती है कि शायद यही असाधारण प्रतिभा और लगातार काम का दबाव था कि वो सिर्फ 36 साल की उम्र में ही दुनिया से चले गए। उनकी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो गई। बीथोवन का मामला थोड़ा अलग था। वो उतने स्वाभाविक कौतुक नहीं थे। अच्छा। उनके पिता ने संगीत को उनमें जबरदस्ती ठूसा था, क्योंकि वो उन्हें दूसरा मोजार्ट बनाना चाहते थे। ओह। जबकि मेंडेलसोहन और वेबर जैसे दूसरे संगीतकारों ने भी बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा दिखाई। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि प्रतिभा कई शक्लों में आती है। कुछ में ये एक झरने की तरह फूटती है जैसे मोजार्ट, और कुछ में इसे तराशना पड़ता है जैसे बीथोवन। लेकिन मेहनत और लगन दोनों के लिए जरूरी थी। तो इन सब कहानियों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये किताब हमें दिखाती है कि महानता सिर्फ टैलेंट की एक चिंगारी नहीं है, ये सब्र की आग है, काम के प्रति इज्जत है और चरित्र की गहराई है। चाहे कोई कलाकार हो, विद्वान हो या फिर एक सज्जन इंसान, बार बार एक ही बात सामने आती है, बिना धैर्य और लगातार मेहनत के बड़े से बड़ा टैलेंट भी बेकार है। अंत में एक सवाल मन में आता है। लेखक प्रतिभा को प्रेरित वृत्ति या इंस्पायर्ड इंस्टिंक्ट कहते हैं। एक ऐसी अंदरूनी समझ जो वहां काम आती है जहां सारे नियम कानून खत्म हो जाते हैं। अच्छा। हमारी आज की दुनिया जो तयशुदा सिलेबस और करियर के रास्तों पर इतना जोर देती है, क्या वो ऐसी सहज वृत्ति को पनपने का मौका देती है? अपने अंदर की उस आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। शायद अपनी असली प्रतिभा को खोजने के लिए हम सबको कभी न कभी कोई नियम तोड़ना ही पड़ता है।